हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है 11 अक्टूबर 2022। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को कल के द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन के साथ में। कल ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये किस पार्टी का सिंबल है। तो ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये किस पॉलिटिकल पार्टी का है या था, और इसको लेके हाल ही में अभी इलेक्शन कमीशन ने क्या डिसीजन लिया है। तो हम जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना एक बहुत बड़ी रीजनल पार्टी है, तो ये उसका सिंबल था। लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से, कुछ महीनों से हम जानते हैं, जैसे एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से अलग होकर अपना एक नया गुट बना लिया था। तो बाला साहेब ठाकरे के जो बेटे हैं उद्धव ठाकरे, वो और शिंदे हैं, दोनों ही क्लेम कर रहे हैं कि ये सिंबल उनको मिल जाए। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र के अंदर एक बाई इलेक्शन है, तो उसमें उद्धव ठाकरे अपने फैक्शन से एक कैंडिडेट को उन्होंने खड़ा किया है और शिंदे जो हैं बीजेपी की कैंडिडेट को वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोनों चाह रहे हैं कि ये सिंबल उनको मिल जाए और नाम भी उनको मिल जाए पॉलिटिकल पार्टी का। इसको लेके इलेक्शन कमीशन ने भी हाल ही में एक इंटरिम ऑर्डर पास किया है। उसके तहत उन्होंने कहा है कि ये सिंबल दोनों में से किसी को नहीं मिलेगा, तो उन्होंने फ्रीज कर दिया इसको हाल फिलहाल। और शिवसेना नाम भी फ्रीज कर दिया है। तो दोनों ही फैक्शन अब अलग अलग नाम यूज़ करेंगे और अलग अलग सिंबल यूज़ करेंगे जब तक फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता। नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में 2022 के लिए इसकी घोषणा कल हुई और इसके तहत फिर से ये एक जॉइंट रूप से 3 लोगों को अवार्ड दिया गया। तो इस अवार्ड को डिक्लेयर किया रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस ने। और ये जो इकोनॉमिक्स का अवार्ड नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, बेसिकली ये दिया जाता है किस नाम से, वेरिजिस रिक्सबैंक प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। तो इस नाम से ये इकोनॉमिक्स का प्राइज़ दिया जाता है। तो इस बार ये 3 लोगों को दिया गया है। बेन एस बेनेंक जो कि यूएसए से हैं, और डगलस डब्ल्यू डायमंड ये भी यूएसए से हैं, फिलिप एच हाइबिग ये भी यूएसए से हैं। ये 3 लोगों को जो है इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ 2022 के देने की घोषणा हुई है। और इनको ये अवार्ड क्यों दिया जा रहा है, फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। इंटरनेशनल अफेयर्स में अगर हम बात करें तो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसको हम एनएसजी कहते हैं, और इंडिया की एक काउंटर टेररिज्म फोर्स है। तो ये एक प्रैक्टिस करवाने जा रही है, एक ड्रिल करवाने जा रही है काउंटर टेररिज्म फोर्सेस की। किससे रिलेटेड और क्यों होगी ये, मल्टी नेशनल जॉइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज, जिसको जेट भी बोला गया है। तो इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसके अंदर रशिया, कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, वो इंडिया, इनकी फोर्सेस जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी। और टेरर एक्टिविटीज़ को कैसे ध्वस्त किया जा सकता है, उसके खिलाफ कैसे मुहिम चलानी चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, बेसिकली इस पर ये काम करेंगे। तो ये किसके तहत हो रहा है, तो हम जानते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसका रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स एक बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी एक ऑर्गेन है। तो उसके तहत ये एक एक्सरसाइज कराई जा रही है भारत के द्वारा, और ये ऑर्गेनाइज की जाएगी मानेसर गुरुग्राम में, हरियाणा के। नेशनल अफेयर्स में मुलायम सिंह यादव जी जो कि समाजवादी पार्टी के फाउंडर और उनके पैट्रन थे, उनका निधन हो गया है कल मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में। तो डेथ का कॉज उनके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, क्योंकि उनकी एज भी हो गई थी, 82 ईयर्स के थे वो, और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, और 7 बार पार्लियामेंटेरियन रहे, मतलब सांसद रहे 7 बार। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि 7 बार MP रहना। और वो डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं इंडिया के 1996 से 1998 के बीच में। मुलायम सिंह यादव जी का जन्म नवंबर 21, 1939 को सैफई उत्तर प्रदेश में हुआ था। हम जानते हैं मुलायम जी के कार्यकाल के टाइम पे सैफई महोत्सव होता था, और अखिलेश के टाइम पे भी सैफई महोत्सव हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे इवेंट होते रहते थे। तो सैफई अपने आप में एक वेल नोन विलेज या जगह है यूपी के अंदर। इन्होंने अपनी शुरुआत करी थी कैरियर की रेसलिंग, पहलवान थे ये एक, और बाद में इन्होंने लोहिया मूवमेंट के साथ जुड़कर उसके बाद 1992 के अंदर अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी इन्होंने खड़ी की थी। लोहिया जी से और उनके मूवमेंट से काफ़ी प्रभावित थे, इसलिए अपने आप को समाजवादी कहते थे उनके विचारों पर चलकर। ये 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, नॉन कंसेक्यूटिव, मतलब लगातार नहीं, लेकिन 3 बार टोटल चीफ मिनिस्टर रहे हैं उत्तर प्रदेश के। और इन्होंने एज ए पार्लियामेंटेरियन सांसद इन्होंने मैनपुरी, आजमगढ़ और संभल इन कंस्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट किया है। नेशनल अफेयर्स में राजेंद्र पाल गौतम जो कि
काफ़ी सुर्खियों में थे अभी, और आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर भी थे दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर। इनके पास पोर्टफोलियो था सोशल वेलफेयर, SC ST एंड गुरुद्वारा इलेक्शंस का। तो ये कंट्रोवर्सी में आ गए थे बहुत ज़्यादा। कंट्रोवर्सी का रीज़न ये था कि अभी कुछ दिन पहले ही अशोक विजयदशमी के मौके पर, अशोक विजयदशमी वो एक इवेंट है, ऐसा माना जाता है कि जब अशोक ने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया था, उसमें कन्वर्ट हुए थे। तो उस मौके पर इन्होंने 5 अक्टूबर को, इन्होंने और इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है खुद की, उसने लगभग हजारों लोगों को कन्वर्ट कराया बुद्धिज़्म के अंदर। तो इन्होंने हिंदुज़्म को छोड़कर, त्याग कर बुद्धिज़्म अपनाया बहुत सारे लोगों के साथ में, और उनको भी कन्वर्ट कराया। इसके वजह से अपोजिशन पार्टीज़ ने इन पे काफ़ी अटैक किया और ये काफ़ी कंट्रोवर्सी में आ गए थे, जिसकी वजह से इनको भी अपना रिजिग्नेशन देना पड़ा अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली से ही एक दूसरी न्यूज़, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना जी ने अभी अलाउ किया है, एक प्रपोजल को साइन किया है, जिसके अंदर 314 इस्टेब्लिशमेंट, 314 इस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ऑनलाइन डिलीवरी, KPOs, BPOs, ये इनको 24/7 ओपन करने के लिए परमिशन दी जाएगी दिल्ली के अंदर। इसको क्यों परमिशन दी गई है? क्योंकि इससे ये चाह रहे हैं कि दिल्ली के नाइट लाइफ को प्रमोट किया जाए और इकोनॉमिकली दिल्ली को इससे फ़ायदा हो, इसलिए। इसका बेसिकली प्लान जो था वो लास्ट ईयर, जो दिल्ली का मास्टर प्लान बना था 2041, उसके तहत लास्ट ईयर इसको कंसीव किया गया था, सोचा गया था कि ऐसा किया जाएगा। सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट लद्दाख के अंदर इसका 11th एडिशन जो है वो स्टार्ट हुआ है। को न्यूज़ दिल्ली गवर्नमेंट की, दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी एक और जत्था भेजा है 30 स्कूल प्रिंसिपल्स का, जो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके 30 प्रिंसिपल्स को यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज भेजा है 10 अक्टूबर को, यानी कल। तो इन लोगों को यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज क्यों भेजा गया है? दिल्ली गवर्नमेंट चाह रही है कि जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल एक सिस्टम चलता आ रहा है एजुकेशन का, उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे हो, उसको और कैसे बेहतर बनाया जा सके। तो इसके लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़, अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट अपने प्रिंसिपल्स को और जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है स्कूल एजुकेशन का, उसके ऑफिशियल्स को इन जगहों पर भेज रहा है, ताकि वो वहाँ से कुछ नई चीज़ सीख के आएँ और यहाँ पर आके उनको इम्प्लीमेंट करें दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली गवर्नमेंट अभी अपने स्कूल एजुकेशन पे काफ़ी काम कर रही है। इंडिया की बात करें तो एक ब्लू रिवॉल्यूशन, आप सबने सुना होगा इसका नाम, ब्लू रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू सीज, ओशियंस, जो पानी, समुद्र से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उसके थ्रू जो इकोनॉमिक बेनिफिट आ रहा है उसको ब्लू रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो अभी इंडिया वर्ल्ड के अंदर 2nd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर बन गया है और 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, किन चीज़ का? फिश और फिश प्रोडक्ट्स का। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने, जो कि सिविल एविएशन मिनिस्टर भी हैं, 4th हेली इंडिया समिट 2002 का इनॉग्रेशन किया है श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल सेंटर के अंदर। तो इसकी थीम क्या थी? हेलीकॉप्टर्स फॉर द लास्ट माइल कनेक्टिविटी। तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, इस समिट के अंदर बेसिकली हेलीकॉप्टर्स का क्या यूज़ हो सकता है लार्ज माइल कनेक्टिविटी को प्रोवाइड कराने के लिए, मतलब दूर दराज तक जो कनेक्टिविटी है जहाँ पे एयरक्राफ्ट नहीं जा सकते, बाकी वहाँ हेलीकॉप्टर्स के थ्रू कैसे पहुँचाया जाए, इस पे ये कॉन्फ्रेंस हुई है। और आने वाले टाइम उन्होंने बोला हेलीकॉप्टर्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे रीजनल कनेक्टिविटी में। इकोनॉमी ऑफ फाइनेंस की बात करें तो श्री पीयूष गोयल ने अटेंड किया है लिस्टिंग सेलिब्रेशन ऑफ 400th कंपनी इन BSE SME प्लेटफॉर्म। तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस प्लेटफॉर्म है, जो कि कुछ समय पहले ही बनाया है BSE ने, तो वहाँ पे अब SME स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस 400 टोटल कंपनीज जो हैं वो लिस्ट हो चुकी हैं। तो अभी 8 कंपनीज लिस्ट हुई थी कल, उसी को ही सेलिब्रेट किया था वहाँ रिंग्स को बेल करके पीयूष गोयल जी ने। द ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट्स हैज़ लॉन्च्ड इंडियन हैंडीक्राफ्ट पोर्टल। तो indian.handicrafts.gov.in नाम से एक हैंडीक्राफ्ट पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करेगी, जितने भी आर्टिजन्स होते हैं, कलाकार होते हैं, वो अपने कला को, आर्ट को अलग अलग जगहों पर जाके उसकी नुमाइश करना चाहें, दिखाना चाहें और उसको उस जगह पर मार्केट करना चाहें, तो ऑनलाइन गवर्नमेंट पूरे सिस्टम को फैसिलिटेट करेगी उनके लिए।
मतलब एप्लीकेशन से लेकर उन जो स्टॉल प्रोवाइड कराने होंगे वो से लेकर प्रमोशन से लेकर, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी और एक बेहतर सिस्टम बनाया जा सके इन आर्टिजन्स के लिए, उनको दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो, और इसके थ्रू जो है उनके आर्ट को प्रमोट किया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एक ऑर्गेनाइज कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, किसके ऊपर? स्किलिंग इन नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड। जो नॉन ट्रेडिशनल तरीके हैं ज़िंदगी के गुजर बसर करने के और पैसा कमाने के, बिजनेस स्टार्ट करने के, उसके ऊपर किन के लिए? गर्ल्स के लिए एक कॉन्फ्रेंस होगी जिसका नाम होगा या थीम होगी बेटियां बने कुशल। 11 अक्टूबर इस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड के रूप में भी मनाया जाता है। स्पोर्ट्स में अगर हम बात करें तो अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप चैंपियनशिप इंडिया के अंदर हो रही है। हमने कल की वीडियो में भी इसके बारे में बात करी थी। ये खेला जा रहा है उड़ीसा के कलिंग स्टेडियम में, और इंडिया इसको पहली बार होस्ट कर रहा है ऐसे वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप को। तो ये इवेंट ये चलेगी 11 से लेकर 30 अक्टूबर। इसमें टोटल 16 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं इंडिया को मिलाकर। अमलम बोरगोहाई हैं, वो उनको कहा गया है द फास्टेस्ट मैन इन इंडिया। ऐसे क्यों कहा गया? क्योंकि अभी उन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया है 100 और 200 मीटर में गोल्ड जीतकर। तो ये अभी सुर्खियों में है और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में एक तेजस्वी प्रतिभा होंगे, भारत का नाम रोशन करेंगे आगे इंटरनेशनल इवेंट्स में। एनसीसी गर्ल्स हॉकी टीम ने 28th नेहरू अंडर 17 गर्ल्स हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। इन्होंने मध्य प्रदेश को हराया है 6-0 से, एक करारी शिकस्त दी इन्होंने न्यू दिल्ली के अंदर। आज 11 अक्टूबर को क्या रहेगा सुर्खियों में? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उज्जैन मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां वो पूजा करेंगे मंदिर में, और उसके बाद महाकाल लोक जो उसका फर्स्ट फेज का अनावरण करेंगे और डेडिकेट करेंगे उसको लोगों को। तो अलग अलग फेजेस में बेसिकली उज्जैन के अंदर जो मंदिर है उसके आसपास ये एक महाकाल लोक या हम कह सकते हैं कॉरिडोर बनाया जा रहा है, और ये बनाया जा रहा है लगभग 800 करोड़ के लागत से। बनारस का काशी विश्वनाथ टेम्पल है, उस कॉरिडोर से कई गुना बड़ा ये एक महाकाल लोक होगा, जिसके अंदर झलक मिलेगी एक महाकाल लोक मतलब भगवान शिव के उस संसार की। तो ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा मध्य प्रदेश और उज्जैन के लिए। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो महाकाल लोक होगा इसको घूमने के लिए 4 से 5 घंटे लगेंगे, इतना बड़ा, इस बड़े लेवल पर होगा ये। इसके साथ ही खत्म करते हैं आज के सेशन को इस क्वेश्चन के साथ में। हम अभी बात कर रहे थे उज्जैन की और वहाँ के महाकालेश्वर टेम्पल। तो आपको ये बताना है कि उज्जैन जो है वो किस नदी के साथ में बना हुआ है, और इस नदी पे कुंभ भी होता है। बहुत फेमस जगह है उज्जैन, और ये नदी भी काफ़ी पवित्र मानी जाती है। तो आपको बताना है ये नदी कौन सी है जहाँ पे उज्जैन बसा है। और लास्ट में अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और इन वीडियोस को और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और बाकी उन लोगों के साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों और जिनको करंट अफेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए हो। थैंक यू सो मच।